हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 01 लेसन 11 फारसी साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने पीछे के चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर पर आए, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आने वाला है। सारी जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा वो सारी बाउंस जाएंगी, नहीं समझ में आएगा। रीज़न क्या है, सपोज करो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं आपको, तो 10वां चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको राज्य साम्राज्यों का निर्माण। उसके अंदर मैंने कई सारे साम्राज्यों के बारे में बताया, कई सारे साम्राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया, किस तरह से रेगुलेट किया जाता था उसके बारे में बताया। अब जो साम्राज्यों का नाम मैंने उसमें बताया था किस तरह से चलता था, अब 11 चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से होता था, कौन सा राजा था वहाँ पे, ये नहीं बताऊंगा। तो उसके कारण से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी 11 चैप्टर के अंदर में, जब तक वो 10th चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे नाम आएगा आपको असीरियाई, मेदियाई, बेबीलोनिया। तो अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो कि बेबीलोनिया कहाँ पर है, वहाँ का राजा कौन था, किस तरह से उसका प्रशासनिक चीज़ें चेंज हुई, तो आपको 11 चैप्टर में समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एक एक चैप्टर देखते हुए आइए। ठीक है, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर दूंगा। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो आप बोलिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का मैं आंसर करूँगा, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फारसी साम्राज्य लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जब भी फारसी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक हमें मतलब ग्राफिकली तौर पर, ठीक है, नक्शा क्लियर होना चाहिए कि फारसी साम्राज्य है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, या पर कहाँ पर स्थित था। तो आज के हिसाब से हम देखें तो सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, अरेबिया, उत्तरी हिस्सा जो होता है ना पूरा अफगानिस्तान का, तजाकिस्तान, अर्जमेनियाई, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो पूरा आज के समय का जो नाम है, ठीक है, इवन आप मान लो पाकिस्तान तक का, ये सारा फारस का ही एक हिस्सा के तौर पे देखा जाता था। ठीक है, पाकिस्तान तो उस समय हिंद का हिस्सा था, हिंदू कोश जिसे हम कहते थे, हिंदुस्तान वो। ठीक है, पर ऊपर वाला जो थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान तक का, वो सारा फारस साम्राज्य का हिस्सा के तौर पे माना जाता था। ठीक है, हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर में टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उन चारों क्वेश्चनों को करवाऊंगा और साथ साथ सारे क्वेश्चंस का मैं पॉइंट वाइज आंसर करवाऊंगा इसी स्लाइड पर। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना, इसी स्लाइड पे हम सारा पॉइंट वाइज आंसर करवाऊंगा। तो आपको बस अपना नोटबुक लेकर बैठना है और फटाफट वो पॉइंट लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि फारस साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ, सुदृढ़ीकरण किस तरह से हुआ, किस तरह से वो विकसित हुआ, किस तरह से वो विशाल बना, इसके बारे में पहला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ही बनेगा फारस साम्राज्य का विस्तार बताइए, फारस साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण बताइए। ठीक है, ये तो फारस साम्राज्य की जो स्थापना करी किसने करी, साइरस ने करी। साइरस का बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ। ठीक है, इस तरह से वंश चलते गए। और जब भी आप जो फारसी साम्राज्य, फारस साम्राज्य की अगर विस्तार की बात करोगे तो 2 बंदे का नाम सबसे ज़्यादा आता है, साइरस का और दारियस का नाम आता है, दारियस प्रथम का। ठीक है, इस तरह से 2 नाम आते हैं। अब हम बात करते हैं फारसी साम्राज्य का विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट बन जाता है, फारसी साम्राज्य का जो नींव थी किसने डाली थी, साइरस ने डाली। ठीक है, फारसी साम्राज्य के अंदर में मेदियाई कबीला और फारसी कबीलों को मिलाकर एकीकृत कर दिया गया था। जैसे फारसी कबीले तो थे, जो साइरस था वो किस कबीले से आता था, फारसी कबीले से आता था। उसने क्या किया, मेदियाई साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया। मेदिया साम्राज्य के ऊपर कब्जा करने के बाद जो मेदियाई कबीला था, दोनों को इकट्ठा कर दिया और दोनों की संस्कृति को उसने मिला दिया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो मेदियाई शासक थे उसको हटाने के लिए कुलीन तंत्रों ने, जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे या जो वहाँ के बड़े लोग थे, उन्होंने उसका सपोर्ट किया। ठीक है, मेदियाई शासक को हटाने के लिए साइरस का मदद किसने करी, कुलीन तंत्रों ने किया। उसके बाद में साइरस ने क्या किया, कुलीन तंत्रों को उच्च पदों पर स्थान दिया, उच्च बड़े बड़े राजनीतिक पद दे दिए, राजनीतिक पद दे दिए। ठीक है, कहाँ पर, तो अपने फारसी में, जो उनका जो नया साम्राज्य बना उसके अंदर में उसने दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाता है कि फारसी शासकों का वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक है, वर्चस्व बढ़ने का कारण क्या था कि पहले फारस एक छोटा सा कबीला था, बाद में उसने मेदियाई कबीलों को अपने अंदर मिला लिया। वहां पे 2 अलग अलग संस्कृति एक साथ चल रही थी, 2 अलग अलग कल्चर, 2 अलग अलग ट्रेडिशन एक साथ चल रही थी। उसके कारण से वहां पे फारस जो कबीले थे, जो मेदियाई को अपने अंदर मिलाए थे, उनका दबदबा बढ़ने लगा, जिसके कारण से वहां पे उनका वर्चस्व भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम बात करें तो असीरियाई साम्राज्य पर कब्जा करना।
ठीक है, जो साइरस था उसने एक प्लान बनाया जिसके बाद असीरियाई साम्राज्य के ऊपर उसने कब्जा किया। ठीक है, यहाँ पे 5वां पॉइंट बन जाता है आपका असीरियाई साम्राज्य पर कब्जा करना। ठीक है, 6ठा पॉइंट की बात करें तो असीरियाई साम्राज्य का फारसी साम्राज्य में विलय होना। अब मान लो यहाँ पर टोटल उसने पहले किस पे कब्जा किया, फारसी कबीला था, उसके बाद मेदियाई कबीला था, तीसरा आया असीरियाई कबीला। अब यहाँ पे दो को तो उसने पहले से ही मिला दिया, अब एक यहाँ पे नया आ गया। अब दो अलग अलग पार्ट में बंटकर राज करना डिफिकल्ट हो रहा था, जिसके कारण से साइरस ने यह फैसला किया कि इन दोनों को विलय कर दिया जाए। अगर विलय नहीं कर रहा था तो उसके अंदर में विद्रोह की कई जगह पे शुरुआत हो रही थी, कई जगह पे अलग अलग तरह की चीजें हो रही थी, उसके कारण से इसको विलय कर दिया गया। विलय के बाद ये ज्यादा मजबूत होकर उभरे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे असीरियाई साम्राज्य का क्या हुआ, फारस में विलय कर दिया गया। साइरस द्वारा जो अमीदियाई लोग थे उसके खिलाफ विद्रोह करवाया गया। ठीक है, साइरस ने क्या किया, विद्रोह को भड़काया अमीदियाई लोगों के द्वारा, किसके लिए, लीदियाइयों के लिए। ठीक है, साइरस ने बोला कि भैया अमीदियाई लोग आप विद्रोह करो, किसके लिए, लीदिया के लिए, क्योंकि लीदिया आपके हक को दबा रहे हैं। इस तरह से लीदियाइयों के लिए उन्होंने विद्रोह का आवाज उठवाई, किसने, साइरस ने। ठीक है, और ये उठवाने का, उकसाने का रीजन क्या था, वो मीदियाई पे और लीदियाओं के ऊपर ना अपना कब्जा जमाना चाहता था। ठीक है, जिसके कारण से अमीदियाइयों के द्वारा इन्होंने ये पूरा विद्रोह उठवाया। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे मैंने टोटल 7 पॉइंट बताए। इसके बाद में आप बात करोगे जो ये विद्रोह का जो उठाया गया था, विद्रोह उकसाया गया था साइरस द्वारा, ये सफल नहीं रहा, यह असफल रहा। ठीक है, 539 ईसा में साइरस ने बेबीलोनिया पर भी आक्रमण किया। ठीक है, और बेबीलोनिया को अपने अंदर में कब्जा कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे साइरस के बाद में दायरस प्रथम का राज आ जाता है। साइरस की मृत्यु होती है, उसके बाद कैम्बियस बनता है, कैम्बियस के बाद दायरस बन के आता है, प्रथम राजा बनता है। और दायरस के शासनकाल में भी अपने इसने सीमा विस्तार के ऊपर में जोर दिया। सीमा विस्तार के अंदर में जिसने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था को विकसित करी। ठीक है, भाषा का विस्तार किया, क्योंकि इसमें अलग अलग कबीले के लोग शामिल थे, तो भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इन्होंने भाषा विस्तार पर भी जोर दिया। धर्म विस्तार पर भी इन्होंने जोर दिया, जिसमें धर्म को लेकर भी कई सारी चीजें की गई। ठीक है, समझ में आता है। तो एक बार रिकैप करते हैं सारे पॉइंट्स को वापस से, जिससे आपको चीजें समझ में आए और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, फारसी साम्राज्य का विस्तार या फिर सुदृढ़ीकरण करके क्वेश्चन आता है कि क्या है, किस तरह से हुआ। पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, साइरस द्वारा फारसी साम्राज्य की नींव डाली गई। दूसरा पॉइंट आ जाता है, मेदियाई और फारसी कबीलों का एकत्रित करना, इकट्ठा करना, मेदियाई के ऊपर क्योंकि कब्जा किया था। मेदियाई के ऊपर कब्जा करने के लिए किसने हेल्प करी, तो कुलीन तंत्रों का मेदियाई शासक को हटाने में योगदान देना। ठीक है, उसके बाद साइरस ने खुश होकर क्या किया, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, जो कुलीन तंत्र थे, मेदियाई कुलीन तंत्र थे, उनका उच्च पदों पर स्थान देना फारसी साम्राज्य के अंदर में। ठीक है, चौथा पॉइंट ये बन जाता है। पांचवा पॉइंट आपका बन जाएगा, फारसी साम्राज्य के ऊपर में कब्जा, असीरियाई साम्राज्य के ऊपर में कब्जा करना। ठीक है, असीरियाई साम्राज्य के ऊपर में पूरी तरह से मतलब इसने कब्जा किया साइरस ने। उसके बाद असीरियाई साम्राज्य के ऊपर में कब्जा करने के बाद यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि जो फारसी साम्राज्य का था दबदबा बढ़ने लगा, वर्चस्व उसका बढ़ने लगा। छठा पॉइंट आ जाता है। सातवां पॉइंट आप देखोगे तो फारसी साम्राज्य का असीरियाई साम्राज्य का फारसी साम्राज्य में विलय हुआ। अब देखो यहाँ पे पहले से 2 साम्राज्य थे, फारसी, मेदियाई, और यहाँ पे तीसरा आ गया असीरियाई, 3 हो गए। तो तीनों के कारण से सही से चल नहीं पा रहा था, तो उसको एक में विलय कर दिया गया। तो यहाँ पे अब तीनों को मिलाकर एक फारसी साम्राज्य बना। कौन कौन से 3 मिलाकर, फारसी, मेदियाई और असीरियाई। ठीक है, तो तीनों को मिलाकर एक विलय करना, तो असीरियाई साम्राज्य का फारसी साम्राज्य में विलय करना, ये आपका 7वां पॉइंट बन जाता है। उसके बाद 8वें पॉइंट की हम बात करें तो असीरियाई द्वारा, जो साइरस द्वारा अमीनिदियाई का विद्रोह भड़काना। ठीक है, अमीनिदियाई द्वारा ना, जो अमीनिदियाई लोग थे उनके द्वारा लीदियाओं के खिलाफ जो विद्रोह कर चल रहा था उसको भड़काना। ठीक है, जो सफल नहीं रहा बाद में, यहाँ पे आपका 8वां पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में साइरस द्वारा बेबीलोनिया पे कब्जा करना 539 में। ठीक है, 539 ईसा पूर्व में साइरस द्वारा बेबीलोनिया पर कब्जा करना। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार में आ जाता है। आपका 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट की अगर आप बात करें तो 10वां पॉइंट के अंदर में साइरस का पतन होता है, वहाँ पे साइरस मृत्यु होती है। उसके बाद में उसका कैम्ब्रिस दूसरा बेटा आ जाता है, और उसका बेटा फिर दायरस प्रथम जो साम्राज्य को विस्तार करता है। दायरस प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है, तो सिक्कों का प्रचलन करना, 11वां पॉइंट हो जाता है। 12वां पॉइंट भाषा का विस्तार करना। 13वां पॉइंट हो जाता है आपका धर्म का विस्तार करना। टोटल यहाँ पे 13 पॉइंट मैंने बताया। 13 पॉइंट में एक अच्छा सा आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आता है। रिकेप भी कर लिया हमने, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके ग्रुप में है, किसी भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो, तो एक बार जरूर लिंक शेयर कर दो। अगर कोई भी बच्चे हैं तो वहाँ पर उनको भी मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है,
तो फटाफट एक बार लिंक जरूर शेयर कर लिया करो आपस में ना, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट हो, मज़ा आए, क्योंकि आप जब सामने से रिस्पॉन्स आता है, व्यूज़ आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो लग रहा होता है कि हाँ कि जो मैंने पढ़ाना चाहा किसी बच्चे तक तो पहुँचा, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद है उसको तक पहुँचा, जो भी आपके क्लास के बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, अगर वो एमए हिस्ट्री है उनके पास में या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं तो उनको हेल्प मिल सके क्या पता, तो आप उसको जरूर एक बार शेयर कर लिया करो, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पे सबसे एक क्वेश्चन आ जाता है सत्रपी, सत्रपियों की व्यवस्था। आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सत्रपियों की व्यवस्था। मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ले जाके यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे पॉइंट वाइज में है नहीं, 2 सेकंड ना। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का 11वें चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा सत्रपियों की व्यवस्था। यहाँ पे सत्रपियों की व्यवस्था क्या थी। अब सत्रपी मतलब होता है क्या, सबसे पहले अगर ये क्लियर रहेगा आपको ना तो सारी चीजें समझ में आएगी। सत्रपी मतलब होता है प्रांत, राज्य, ठीक है। सत्रपी मतलब होता है प्रांत, राज्य। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसी और बिना पढ़े जा रहे हो आप, तो आप सत्रपी मतलब ढूंढते रह जाओगे कि क्या क्या होता है, क्या होता है, पता नहीं चल रहा, ठीक है। फारसी भाषा में सत्रपी का मतलब होता है प्रांत, राज्य, ठीक है, प्रांत। अब इसके बारे में कहते हैं कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये भी क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तो अकामेदियाई जो साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ, ठीक है। जब ये अकामेदियाई साम्राज्य था उसका विस्तार किया गया, किसके द्वारा, तो दाइरिस के द्वारा और साइरस के द्वारा इन्होंने विस्तार किया। विस्तार करने के बाद विस्तार नीति थी, जिसमें साम्राज्यवाद की नीति हम जिसे कहते हैं, जिसमें अपनी सीमा का विस्तार करना, तो विस्तार किया गया। तो अकामेदियाई साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो उसके अंदर में बहुत बड़ा राज्य इनके हाथ में आ गया, ठीक है। अब उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया, सत्रपियों में बांट दिया। सत्रपी जिसे हम कहते हैं, सत्रपियों में बांट दिया, मतलब प्रांतों में डिवाइड कर दिया, जिससे उसको सही से रेगुलेट कर सके, ठीक है, सही से संभाल सके, क्योंकि संभालने वाले अब ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है। और हर बंदे को एक एक राज्य की जिम्मेदारी दे दी। भारत में ही जैसे इतने सारे राज्य हैं, तो सभी राज्य का एक अलग अलग मुख्यमंत्री है, उसका काम है कि वो राज्य को संभालेगा और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देगा या राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी किया गया। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं। तो पहला तो जाता है अकामेदियाई साम्राज्य का विस्तार, प्रभावी प्रशासन तंत्र की आवश्यकता। हमें जरूरत क्यों पड़ती है सत्रपियों की, क्योंकि एक प्रभावी प्रशासन तंत्र की जरूरत पड़ रही थी। एक प्रशासन तंत्र जो पूरे चीज़ों को लीड करे, संभाले, उसके लिए हमें सत्रपियों की जरूरत पड़ी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बन जाता है प्रांत इक्वल टू सत्रपी, ठीक है। जो प्रांत को ही हम सत्रपी कहते हैं, तो ये समझना सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आना, ठीक है। साम्राज्यों के सभी सत्रपियों को में बांटना, जो भी जो साम्राज्य था उनका, ठीक है, जैसे फारस हो गया, मेदियाई हो गया, असीरियाई हो गया, ठीक है, अकामेदियाई हो गया, तो इन सब जितने भी साम्राज्य थे ना, इनको सत्रपियों में बांटना, प्रांतों में बांटना, ये सबसे मेन चीज़ था इसके अंदर में, ठीक है। प्रसिद्ध कबीलों के नाम पे सत्रपियों का नाम रखना। अब जैसे देखो भारत के अंदर में क्या है, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, तो ये क्या है, वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें थी या जो भी पहले से जो चलता आ रहा था उसके हिसाब से हमने नाम रखा वहाँ का, ठीक है। तो सेम वहाँ पे भी क्या किया गया कि जो प्रसिद्ध कबीले थे, कबीलों के नाम पर नाम रख दिया गया कि ये कबीले के नाम पर ये वाला राज्य बनता है, प्रांत बनता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कबीलों पे उनका नाम रखा जाना। उसके बाद में आ जाता है सत्रपी द्वारा राजा का मतलब जो सत्रपी हुआ करते थे उस पे उस सत्रपियों पे ना उच्च पदाधिकारियों का नियुक्ति करना। कौन करता था उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति? राजा द्वारा नियुक्ति करवाया जाता था उच्च पदाधिकारियों का। उनका काम क्या होता था कि टैक्स वसूलना, सही से रेगुलेशन करना, जो भी कानून व्यवस्था होते थे उसे बनाए रखना, जिस तरह से एज लाइक जो चीफ मिनिस्टर्स करते हैं हमारे इंडिया के अंदर में, सेम तरह की व्यवस्था की जाने लगी, ठीक है। उसके बाद ना राजा द्वारा सैनिक और असैनिक द्वारा नियंत्रण रखना। जो भी सैनिक और असैनिक होते थे ना, उनके द्वारा उन साम्राज्य पर नियंत्रण रखना, उन पर नजर रखना कि कहीं किसी तरह का कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा, कुछ चीजें तो नहीं हो रही, ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट ये भी बनता है कि विद्रोह जो नियंत्रण होता है ना, षड्यंत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो विद्रोह षड्यंत्र के बारे में जानकारी रखना। राजा हर तरह के जो भी जिनको भी उच्च पदाधिकारी होते थे, जिनको नियुक्त करता था उस राज्य में, उसके ऊपर पूरी तरह से जासूसी करवाता था कि कहीं वो हमारे खिलाफ विद्रोह तो नहीं कर रहा, हमारे खिलाफ कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, इसकी जानकारी रखता था राजा, ठीक है। और डायरेक्ट उसकी जानकारी उसके अधिकारी दिया करते थे राजा को, ठीक है। कई सारे ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि 20 या 23 के करीब में सत्रपी हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, फारसी साम्राज्य के अंदर में। आगे हम बात करें तो जो कौन कौन से हुआ करते थे, कुछ एग्जांपल में बताऊं तो जैसे पारस हो गया, बेबीरस हो गया, याऊ हो गया, ठीक है, याउना हो गया, याउना, मादा हो गया, ये सारे कुछ 4-5 मैंने जो बताए ये सारे होते थे प्रांत के नाम होते थे, ठीक है। पारस, बेबीरस, याउना, मादा,
ये सारे प्रांतों के नाम हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सत्रपियों की व्यवस्था थी। आपको समझ में आया? एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं इसके बारे में फटाफट, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, जिसमें सत्रपी की व्यवस्था की अगर बात करोगे तो अकामेदियाई जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे प्रभावी प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होना। तीसरा पॉइंट प्रांत इक्वल टू सत्रपी। ठीक है, प्रांतों को ही सत्रपी कहा जाता है, जिसे स्टेप्स भी कहते हैं हम। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ में आता है साम्राज्यों को सत्रपी में बांटना, प्रांतों में बांट दिया जाना। ठीक है, प्रसिद्ध कबीलों के नाम पर सत्रपियों के नाम रखना। ठीक है, उसके बाद में राजा द्वारा उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, राजा द्वारा जासूसी करवाना। ठीक है, यहाँ पे 7-8 पॉइंट हो गए। ठीक है, 9वां पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे सैनिक असैनिक द्वारा नियंत्रण रखना। जो भी सैनिक और असैनिक होता था उस पर डायरेक्ट राजा उनके द्वारा उन प्रांतों पे अपना नियंत्रण रखता था। राजा जैसे दिल्ली ही है, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल सीएम है, पर जो भी पुलिस व्यवस्था है किसके अंडर में होती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर में होती है, क्योंकि ये आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उस तरह से सैनिक और असैनिक व्यवस्था का नियंत्रण राजा द्वारा रखना। ठीक है, प्रमुख राजा एक होता था, बाकी उसके उच्च पदाधिकारी उन प्रांतों के अंदर में वर्क करते थे उस राजा के लिए। ठीक है, और कई सारे जैसे जो विद्रोह होते थे, षड्यंत्र होते थे, उसकी नज़र रखने के लिए राजा द्वारा अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। 20 से 23 सत्रपियों का उल्लेख मिलता है अलग अलग ग्रंथों के अंदर में। और कुछ अगर हम सत्रपियों की बात करें तो पायरस, बेबीरस, ठीक है, पारस, बेबीरस, याउना, मादा जैसे कुछ जो प्रांत थे उनके हमें नाम पता चलते हैं। ठीक है, समझ में आता है? अगला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, तीसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फारसी साम्राज्य में सिक्कों के मानकीकरण। ठीक है, सिक्कों को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके बारे में फटाफट बात करते हैं। इसके अंदर में 10-12 पॉइंट्स हैं जो आपके यूजफुल है और आपके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले सिक्के का जो मानकरण हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जो आप फारस साम्राज्य को अगर शुरू से अगर आप चैप्टर को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आप देखोगे कि फारस में कई सारे साम्राज्य को उन्होंने विलय किया, बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, जिसके अंदर में सभी कबीलों का क्या था? एक अलग भाषा थी, एक अलग कल्चर था, तो सबको इकट्ठा करके रख पाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। ठीक है, तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वो था, तो उसको एकीकृत करने के लिए सिक्का का व्यवस्था किया गया। अगर मान लो बंगाल के अंदर में बंगाली सिक्का चले, गुजरात में गुजराती सिक्का चले, ठीक है, मध्य प्रदेश में कोई और दूसरा सिक्का चले, तमिल में तमिली सिक्का चले, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? भारत पता नहीं कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण से भारत सरकार ने क्या किया कि जो मुद्रीकरण की व्यवस्था लाई ना, सब जगह एक ही तरह का सिक्का चलता है, सब जगह एक ही तरह का नोट चलता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज था कि पूरे भारत को इकट्ठा करके रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया और एकीकृत। अब इसके पॉइंट्स में बताता हूँ, फटाफट इसको नोट करते जाइए। पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर में कि एकीकृत सिक्का का व्यवस्था, एक ही सिक्का पूरे जगह चलेगा, एकीकृत सिक्का का व्यवस्था। मानकीकृत माप तोल की व्यवस्था, भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? माप तोल के लिए। ठीक है, आपस में माप तोल की व्यवस्था लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। राज्य में एक संपर्क भाषा देने का प्रयास। ठीक है भाई, अगर किसी को कुछ चाहिए, लेना देना है, तो एक ही भाषा में संपर्क किया जाए, एक दूसरे से लेन देन किया जाए, उसके लिए सिक्के की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, व्यापार और विनिमय आसान करने के लिए लाई गई। चौथा पॉइंट आपका जाता है व्यापार और विनिमय, इससे आसान हुआ, लेन देन की प्रक्रिया आसान हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहें तो जो लीदिया था, लीदिया मुद्रा शुरू करने वाला पहला विश्व का राज्य बना। ठीक है, लीदिया जो था ये इस तरह की मुद्रा शुरू करने वाला पहला राज्य बना। लीदिया कौन था? थोड़ा सा याद करोगे ना, तो साइरस द्वारा लीदिया के जो अमीनियाई लोग थे उनके द्वारा साइरस ने अमीनियाई लोगों को भड़काया लीदिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। बाद में लीदिया को अपने अंदर में मिला लिया था उसने। ठीक है, आप चैप्टर थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आएगा आपको, या वीडियो शुरू से देख रहे होगे तब समझ में आएगा। तो लीदिया विश्व का पहला राज्य बना जिसने सिक्का मुद्रीकरण की नीति अपनाई थी, मुद्रीकरण सिक्का चलाया था। ठीक है, सिक्के पर राज्य का मुहर होता था। यहाँ पे छठा पॉइंट आ जाएगा आपका, सिक्के पर राज्य का मुहर, जिससे हमें ये पता चलता था किस राज्य द्वारा ये सिक्का बनाया गया है, कहाँ पर बना है। जैसे हमारा भारत सरकार का आता है ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का रहेगा तो पाकिस्तान रिजर्व बैंक ऑफ, जो भी जो होता है वहाँ का वो लिखा रहेगा। ठीक है, सिक्कों पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर जो थे उस सत्ता का प्रतीक होते थे। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी का टाइम का चल रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है इस समय का, तो सन टाइम डेट डला हुआ है, वहाँ के पर गवर्नमेंट का वो मुहर लगा रहता है। तो हर गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पे सिक्कों पे जो मुहर लगाए जाते हैं, तो सत्ता का प्रतीक होता था कि किसका सत्ता चल रहा है। जैसे कौन अभी गवर्नर है, ठीक है, इस टाइम पे आरबीआई में, तो उसका मुहर, उसका साइन होता है नोटों के ऊपर में, तो हमें इससे पता चलता है कि अच्छा इस टाइम पीरियड का नोट है, इस गवर्नर ने साइन किया, ये गवर्नर था उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता का बारे में पता चलता है मुहरों से। ठीक है, इसका नॉर्मली आकार, वजन, शुद्धता,
इन सब को मापने के बाद, उन सबको चेक करने के बाद ही बाजार में उतारा जाता था सिक्कों को। ठीक है, पूरी तरह से सही एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सिक्कों को उतारा जाता था। सिक्कों को जो मानक प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी और इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही सिक्कों को मार्केट में उतारा जाता था। ये 9वां पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, कि अगर मान लो सारे प्रक्रिया से गुजर जाएगा, सारे प्रक्रिया से पास होगा, तभी उसको मार्केट में उतारा जाएगा। अगर मान लो कुछ कमी रह गई तो फेल ना हो जाए, तो उसके कारण से ये भी चीज़ें देखी जाती थी। 10वां पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे तो सिक्कों का मूल्य इक्वल टू चांदी का मूल्य माना जाता था। सिक्के का जो मूल्य होता था वो चांदी के मूल्य के बराबर देखा जाता था। यहाँ पे आगे बात करोगे तो सिक्कों से पहले चांदी द्वारा विनिमय किया जाता था। 11वां पॉइंट आपका ये हो जाएगा। 12वां पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो चांदी को तौलकर विनिमय किया जाता था। चांदी जितना वजन होगा उसके हिसाब से विनिमय करते थे। तो सिक्का या चांदी दोनों से लेन देन चलता था। सिक्कों के अंदर में चांदी वांदी का भी यूज किया जाता था बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है या रिकैप करने की जरूरत है? चलो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। तो सिक्कों का मानकीकरण कैसे हुआ? तो सबसे पहले सिक्के की व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? तो एकीकृत साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, जिससे सारा साम्राज्य एक लगे। ठीक है, मानकीकृत मापतोल की व्यवस्था लाने के लिए सिक्कों की व्यवस्था पड़ी। राज्य के अंदर में संपर्क भाषा का, एक भाषा का प्रयोग करने के लिए, सभी जैसे एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए, संपर्क करने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ रही थी। इसके कारण से सिक्कों की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, व्यापार विनिमय को आसान करने के लिए सिक्कों की व्यवस्था लाई गई। लीदिया जो था पहला राज्य बना जो जिसने मुद्रा व्यवस्था शुरू करी विश्व के अंदर में। ठीक है, सिक्कों पर राज्य की मुहर होती थी। ठीक है, और मुहर से सत्ता का प्रतीक पता चलता था कि किस सत्ता के द्वारा ये सिक्कों को लागू किया गया है। आकार वजन शुद्धता के बाद ही, नाम मापने के बाद ही, चेक होने के बाद ही बाजार में उतारा जाता था। सिक्कों के एक लंबी मानक प्रक्रिया थी कि सिक्का सही है या नहीं उसको जांचने के लिए। ठीक है, सिक्कों का जो मूल्य होता था वो चांदी के मूल्य के बराबर होता था। सिक्कों से पहले चांदी से विनिमय किया जाता था। लेन देन जो भी खरीदारी होती थी वो चांदी से खरीदते थे। ठीक है, चांदी को तौलकर विनिमय किया जाता था, जैसे चांदी का जितना वजन है उसके हिसाब से करते थे। और जो सिक्के होते थे वो चांदी से ही बनते थे। तो ये 12-13 पॉइंट्स मैंने आपको सिक्के वाला बताया। तो यहाँ पर ये वाला खत्म हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो गया, पर एक लास्ट बन जाता है कि फारसी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। यहाँ पे एक 5वां क्वेश्चन आप मान लो, चौथा क्वेश्चन ये वाला तो ऐसी है, आप 5वां क्वेश्चन मान के चलो। यहाँ पर फारसी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखोगे फारसी साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा था, बहुत विस्तार किया उसने। तो उसके अंदर में विस्तार किया तो उसने अपने आप को सत्रपियों में बांटा। सत्रपियों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको एक प्रशासन व्यवस्था चाहिए था जो सही से लीड कर सके, सही से संभाल सके। नहीं तो अगर विद्रोह को दबाने के लिए, कहीं पर विद्रोह तो उसको कम करने के लिए उन्होंने सत्रपियों में बांटा। ठीक है, सत्रपी किसके द्वारा नियुक्त किए गए? राजा द्वारा उच्च अधिकारियों को सत्रपियों के अंदर में नियुक्त किए गए। उसके ऊपर जो भी सैनिक वैनिक होते थे वो किसके नियंत्रण में होते थे? राजाओं के नियंत्रण में होते थे। ठीक है, किसी भी तरह का जो षड्यंत्र होता था, विद्रोह होता था, वो डायरेक्ट किसको मैसेज करता था? जो उच्च अधिकारी होते थे राजा को मैसेज करता था, जिससे राजा उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सके। ठीक है, समझ में आता है? उसके बाद सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर क्या हुआ? तो यहां पर आ जाता है भाई अपना एंट्री होता है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का, सिकंदर महान का। ठीक है, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सिकंदर जी की एंट्री होती है और सिकंदर यहाँ पर आपके फारस साम्राज्य के अंदर में आता है, फारसी साम्राज्य के अंदर। जिस सिकंदर को हम फारस विजय भी कहते हैं। ठीक है, कि जिसने फारस को जीता था। ठीक है, फारस विजय था। तो सिकंदर ने अब फारसी साम्राज्य के अंदर में एंट्री करता है और धीरे धीरे करके फारस को जीतता हुआ चला जाता है। उस समय दायरस था ना, जो उसका साइरस का परपोता जो भी था, तो दायरस का तीसरा बेटा, ठीक है, दायरस थर्ड उस समय राज कर रहा था और उसके साम्राज्य में इस तरह से चीजें पतन होते चली जाती है और वो संभाल नहीं पाता और वहां पे इस तरह से जो ये फारसी साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है। ठीक है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, सॉरी, आप उसको एक बार देख कर लेना, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स आता है ना वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो अच्छे से तो फिर लग रहा होता है यार रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, सामने से पता नहीं कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा है, तो फिर क्या मेहनत करना वीडियो बनाना। ठीक है, अपनी स्टडी करो, अपनी आगे की पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो वीडियो बनाने का मेन रीज़न क्या है? कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप पैसे लेते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? तो मैं अगर ऑफलाइन भी क्लास दे रहा हूँ तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। बट अभी तो कोरोना इन सब के कारण से बंद हो रखी है, तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इन चीज़ें ज़रूरत थी पर मिल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उसके कारण से मैंने यूट्यूब पर और अलग अलग वेरियस NGO के थ्रू मैं अलग अलग जगह जाके पढ़ाता भी हूँ। तो रीज़न ये होता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है वो किसी और को ना मिले और अच्छा ना पढ़ पाए तो दिक्कत है, वो ऐसा कभी फील ना करे, इसके कारण से मैं पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। अपनी तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। डे बाय डे मैं अपने आप को भी इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जो भी आप चीज़ें बताते हो मैं अपने आप को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी अगर कमियाँ कहीं लग रही है तो आप मुझे बताएं कि सर आपके अंदर ये कमियाँ हैं, आई विल इम्प्रूव, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इंप्रूव करूँगा अपने अंदर में, ठीक है। बट चीज़ें ये हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, सही से रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। मेरे साथ बातचीत कीजिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो मैं सॉल्व करूँगा, मैं आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम भी है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए और मुझे खुश कीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।